नमस्कार। हम चर्चा कर रहे थे ताल और उसके महत्व के विषय में। भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में भी कहा है कि गायन और वादन को नापने का जो है उसको सीमा प्रदान करने का कार्य जो है वो ताल का होता है। और इस ताल की जो है जो एक इकाई जो इसकी है उसको मात्रा हम कहते हैं। जैसे मात्रा के विषय में मैं बता रही थी कि मात्रा जो है किसी ताल को उसका स्वरूप प्रदान करता है। और हम इसीलिए पहली बार किसी ताल को जानते हैं तो हम कहते हैं कि ये ताल है, कितनी मात्रा की ताल है, क्या ये 8 मात्रा की, क्या ये 10 मात्रा की, या 12 मात्रा की, या 16 मात्रा की। यानी जैसे ही वो सीमा निर्धारण हमारे सामने आ जाता है उसको हम एकदम से कहते हैं कि हाँ ये ताल है, अब पहचान जाते हैं। तो ताल जो है उसको मात्राओं से ही ताल का निर्माण किया जाता है। तो एक तरह से हम कहें कि एक मेजरमेंट भी इसी से होती है। भाई ताल है, उसको हम कैसे पहचानेंगे, उसकी कैसे नापेंगे, उसकी मात्रा के हिसाब से। तो कहीं ना कहीं जो है मात्राएं ही जो है वो उसको ताल की जो एक इमारत है उसको बनाने में मात्राओं का जो है वो बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। यदि मात्राएं नहीं है तो इमारत कैसे खड़ी करेंगे? हम महज ये तो नहीं कह सकते दीपचंदी ताल है और उसमें हम कोई बता ही नहीं रहे मात्रा तो सबसे मेन बात है। तो ताल का ये एक अहम हिस्सा है मात्रा। अब ताल की मात्राओं के हिसाब से अलग अलग ताल जो है वो बनती है, ये तो आपको मालूम ही है। ताल में एक और आप अक्सर शब्द को सुनते होंगे कि भाई 3 ताल बज रही है, इसका एक आवर्तन और बजाइए, या झप ताल बजे इसका एक आवर्तन और बजाइए, या 5 बार इसका आवर्तन बजाइए। तो ये शब्द आवर्तन क्या होता है? आवर्तन का मतलब है एक सर्कल यानी जो पहली मात्रा से शुरू होकर अंतिम मात्रा पर खत्म होता है तो एक सर्कल बनता है। तो आवर्तन मतलब पूरा एक बार उस ताल को पूरी तरीके से बजाना जो है, उसकी पहली मात्रा से लेके अंतिम मात्रा तक जब वो ताल बजाई जाती है तो हम उसको कहते हैं उसका एक आवर्तन पूरा हुआ, यानी एक सर्कल पूरा हुआ। तो इस आवर्तन जो है वो उसका महत्व क्या है? अब देखिए हर चीज का महत्व मैं समझा रही। आवर्तन का महत्व इसलिए है क्योंकि जब हम किसी बंदिश को गाते हैं गायन में या वादन में, तो हम तो एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम बंदिश को गा रहे हैं, सजा के उस बंदिश को अलग अलग चीज तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं। लेकिन यदि ताल के आवर्तन उस लिमिट को लेते हुए यानी इसकी मात्राओं को लेते हुए बार बार नहीं होगा तो वो तो कहीं भी गायन या वादन के लायक नहीं हो, या गायन और वादन की सीमा समझ में नहीं आए तो उसका वो आनंद भी नहीं आएगा। तो इसलिए जरूरी है कि हम आवर्तन वो 16 मात्रा की का आवर्तन जो है वो बार बार चल रहा है और हम उसमें अपनी बंदिश को गाते हैं। बंदिश की पंक्तियों को उस पर स्थापित किया गया है और उसमें हम अलग अलग तरह की चीजें जैसे लयकारी उपज हम बोल बना के या बोल आलाप करके या वैसे साधारण आलाप या सरगम या तानों पलटों के साथ जो उसको सजाते हैं। तो जो सजाने की जो एक बेस है जिसपे कि वो चल रहा है सजाने की प्रक्रिया, वो क्या? वो तो ताल है। कि ताल तो हमारा चल रहा है कि वो तो हमारे पास है, हमें उसी पर अपने जो है गायन को स्थापित करना है। और वो जब स्थापित है तो उसको हमने सजाना भी है, तब भी वो बेस वैसे ही रहेगा। तो जैसे उसका एक उदाहरण हम लेते हैं, ये झप ताल की एक बंदिश लेते हैं जिसमें कि तबले पर 10 मात्रा बज रही है और उसकी बार बार वो आवर्तन बज रही है, बार बार उस आवर्तन पर ताल चलता है। झप ताल की 10 मात्राएं, लेकिन गायन में अलग अलग प्रकार से हम वेरिएशंस दिखा सकते हैं, लेकिन वो वेरिएशन तब सही होगी जबकि वो आवर्तन को ध्यान में रखते हुए गायक जो है वो अपने अलग अलग तरह से राग को बंदिश को प्रस्तुत करे, पर बेस वही रहेगा। देखिए उदाहरण के लिए झप ताल, बीना बिराजे मोरे कंठ माई, बीना बीना दीदी
रे ना धी ना रे रे बीना बीरा जे मोरे कंठ माई। अब ये तावर्तन चल रहा है। धी ना धी धी ना धी ना धी धी ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये आवर्तन चल रहा है। अब इसी पे मेरी जो बंदिश है उसको मैं गाने का प्रयास कर रही हूँ और उसमें मैं अलग अलग चीजें बनाती हूँ, अलग अलग तरह से उसको वैरायटी उसमें बताती हूँ, शब्दों के बोल आलाप, तानों से, सरगम से उसको सजाती हूँ। लेकिन मेरा सजाना तभी सार्थक है जबकि मुझे पता है कि ताल पर ये बंदिश पूरी तरह से प्रतिष्ठित है। मुझे ताल की आवर्तन एकदम क्लियर है। उसी 16 मात्रा की या 10 मात्रा की या 12 मात्रा की जो है ताल चल रही है, तो उसका सर्कल वैसे ही चल रहा है। उसी सर्कल यानी उस लिमिट के अंतर्गत, उस टाइम फ्रेम के लिमिट के अंतर्गत जो है मैंने अपने गायन को सुंदर तरीके से सजा के प्रस्तुत करना है। बीरा बिराजे मोरे कंठ माई। बीना बिराजे बिराजे मोरे कंठ माई। बीना बिरा नीरे ग रे रे ग मा मा ग ग म ग पा ग म ग नी म ग म नी नी द प म रे ग रे नी ध नी रे सा बीना बीना। तबले में वही सर्कल बार बार चल रहा है, लेकिन मैंने अपने बंदिश को अलग अलग तरह से बोल बना के सजा के सुंदर तरीके से प्रस्तुत करके वेरिएशन के साथ जो है सम पर आती हूँ। तो सम पर तो मैं तभी सही आऊंगी जबकि मेरा आवर्तन बिल्कुल सही चलेगा, उसी सर्कल में ताल चल रही है। तो ये तो आवर्तन की बात थी। और आवर्तन के अंतर्गत भी मात्रा का पूरा ध्यान रखना है। मात्रा जैसे मैंने बोला कि जैसे उदाहरण के लिए हम घड़ी की बात करते हैं। घड़ी में 1 सेकंड को यदि हम एक मात्रा मानते हैं तो जो 10 मिनट हम बोलेंगे तो इसका मतलब 10 सेकंड जो है, 10 सेकंड में हम कहते हैं कि 10 मात्रा हो गई, है ना। सेकंड्स की बात करते हैं। 1 सेकंड को यदि हम एक मात्रा बोलते हैं, 10 सेकंड को हम जो है वो 10 मात्रा बोलते हैं। तो इस ताल में यदि हम एक मात्रा को जो है 1 सेकंड की उपमा दें तो उस प्रकार से 10 सेकंड यानी इसकी 10 मात्रा। तो कहीं लिमिटेशन जो है वो हमें मिल गई और हम बंदिश को हमने उसी पे गाया तो हमें बंदिश की भी लिमिटेशन मिल गई। हम आलाप करें तो आलाप की भी लिमिटेशन मिल गई। हम सरगम बोल रहे हैं या हम बोलतान बना रहे हैं, बोलालाप कर रहे हैं, सब चीज में हमें पता है कि हमें इसको क्रॉस नहीं करना। हम चाहे उसको 2-3 बार हम उसको आलाप लेके आए, आवर्तन 2 3 4 आवर्तन चले यानी उतने सर्कल पूरा हो, लेकिन हर बार हर सर्कल 16 मात्रा को ही दिखा रहा है या हर बार हर सर्कल 10 मात्रा को ही दिखा रहा है या 12 मात्रा को दिखा रहा है। अब इस बंदिश में ये 10 मात्रा की थी तो 10 मात्रा में ही मैंने अपना आलापचारी या सरगम या बोल बना उसी के अंतर्गत करना है। तो वो सीमा का निर्धारण जो है वो ताल में हमें स्पष्ट रूप से मिलता है। अब मैंने आवर्तन की बात कही आपसे, मात्रा की भी बात कही। अगली बात आती है सम की, कि सम क्या है। सम असाधारण तौर पे सम को कहते हैं कि जो पहली मात्रा है वो सम है। पहली मात्रा किसी भी ताल की पहली मात्रा सम होती है और जहां पर सम आता है वहां पर गायन और वादन यानी ताल और गायन कहीं पे समान होते हैं, यानी वो ऐसा पॉइंट है जहां पर वो मिलते हैं। उस पॉइंट को हम सम कहते हैं अपने संगीत की भाषा में। या हम सामान्य तौर पर हम कहते हैं कि सम पर आइए। सम पर आइए के मतलब ताल का आवर्तन तो चल रहा है, ताल अपना उस सर्कल को बराबर चल रहा है और ताल की जो पहली मात्रा है जैसे धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना 1 2 3 4
ताल चल रही है, लेकिन मैं जब उसको बंदिश को गा रही हूँ तो बंदिश में कोई एक ऐसा अक्षर या शब्द का मेन अक्षर वो इस पहली मात्रा से मिल रहा है या वहीं पर वो टकराता है एक शब्द कहूँ, उस पॉइंट को हम सम कहते हैं। कैसे? धी ना धी दीना बिराजे मोरे कंठ माई बीना बिरा। अब रा जो अक्षर है उस पर जो है आपके तबले का इस ताल की पहली मात्रा रा पर मिलती है, तो हम कहते हैं रा पर इसका सम है। हर बंदिश में सम अलग अलग जगह होगा, हर बंदिश में सम उस बंदिश के किसी अक्षर पर मिलेगा। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए कि वहां पर यानी ताल वहां से आरंभ होगी, तो ताल आरंभ होगी तो स्वाभाविक है ताल की पहली मात्रा वहां पर होगी। तो कोई भी आप कई बार आप देखते हैं, आप कोई फिल्म का गाना सुनते हैं या आप कोई लोकगीत सुनते हैं, आप कोई भी प्रकार का गीत सुनते हैं, सुगम संगीत में भजन, गजल, शबद हैं, छोटी बंदिशें हैं, तराना है, कुछ भी आप सुनते हैं, तो उस पे आप देखिए कि तबला एक विशिष्ट पॉइंट पर जो है वो स्टार्ट होता है, यानी तबले के बोल एक सेलेक्टिव एक जगह होती है, उस पॉइंट पे स्टार्ट होते हैं और वो पॉइंट किसी न किसी अक्षर उस गीत के किसी न किसी अक्षर पर होता है, तो हम उस अक्षर पर कहते हैं कि यहाँ पे इसका सम है। तो बिल्कुल साधारण तौर पर कहें कि जहाँ पर गायन और वादन जो है वो समान होते हैं, ऐसे पॉइंट को हम सम कहते हैं। ये एक साधारण तौर पर समझने वाली बात है। और परिभाषा के हिसाब से देखा जाए तो ताल की पहली मात्रा जो है वो सम है, और सम जो है वो बंदिशों में अलग अलग जगह सम आ सकता है, तो ये बंदिश के निर्माण के ऊपर डिपेंड करता है। अब सम के बाद अगला क्या है? वो है ताली और खाली। तो ताली यानी जहां पर हम जब मात्राएं हाथ से देते हैं, धी ना धी धी ना, ती ना धी धी ना धी, यानी कि हम जब हाथ से ताली दे रहे हैं तो हमको जहां पे ये शब्द क्रिया होती है उसको हम कहते हैं ताली, जहां पे निशब्द क्रिया होती है उसको हम कहते हैं खाली। तो ये भारतीय संगीत की विशिष्टता है कि अलग अलग ताले हैं, इतनी सुंदर ताले हैं। उन तालों में जब हम हाथ से उनके बोलों को बोलते हुए और हाथ से ताली खाली देते हैं, यानी हाथ से उसकी मात्राओं को हम दिखाते हैं, तो वहां पे जो शब्द क्रिया होती है उसको हम ताली कहते हैं, निशब्द क्रिया को हम खाली कहते हैं। जैसे 3 ताल लीजिए, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा धा। तो अब देखिए मैंने धा धिन धिन धा, पुनः धा धिन धिन धा, दूसरी बार ताली लगाई, धा तिन तिन ता, मैंने तीसरी बार खाली दिखाई, बिल्कुल निशब्द क्रिया, और फिर ता धिन धिन धा, तीसरी जो ताली मैंने यानी चौथे बार में मैंने तीसरी ताली दिखाई। इसका मतलब जहाँ पे शब्द ये हम दोनों हाथों को टकराते हैं जिस उस पे, उसको ताली कहते हैं। जहाँ पे हवा में इस प्रकार से हाथ खाली दिखाते उसको खाली बुलाया जाता है। तो ताल के निर्माण में जो है ताली खाली का बहुत महत्व है। दूसरी बात है ये भी है, जब तबले पे ताल तो चल रही है, लेकिन जब हाथ से हम ताल दिखाएंगे तो उसमें हम कैसे उस चीज को पहचानेंगे, इसीलिए इसका ताली और खाली का निर्माण जो है वो विद्वानों ने किया है। जैसे 3 ताल बजे, धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन ता, ता धिन धिन धा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 1। अब ये चल रहा है, तो हम हमारी इसको जो हम आपको ताली खाली दिखा रही है, ये मात्रा ताल है, यानी कि इसमें एक एक मात्रा को मैं दिखा रही हूँ आपको, एक एक मात्रा, तिन तिन ता, ता धिन धिन धा। इसके अलावा दूसरा जो प्रकार है उसे हम कहते हैं कि विभाग, है ना। विभाग जो अलग अलग विभागों में जो ताल को दिखाते हैं, पहले तो मात्रा ताल होगी, फिर विभाग ताल होगी। विभाग ताल में हमें बीच बीच में किसी प्रकार को हमें फिंगर्स को दिखाने की जरूरत नहीं, हर मात्रा को दिखाने की जरूरत है। हमें सिर्फ उस ताल में जो अलग अलग विभाग किए गए उसके सिर्फ हर विभाग की प्रथम मात्रा हमको दिखानी है। जैसे कि धा धिन धिन धा, धा धिन धिन धा, धा तिन तिन
ता ता धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा। हम इसमें कहीं पे भी धा दिन दा फिंगर इस तरह से नहीं दिखा रहे, नहीं, एक एक मात्रा को हम नहीं दिखाते। इस तरह की विभाग ताल जब हम बंदिशों को गाते हैं तो विभाग ताल देकर गाने में ज्यादा आसानी होती है। मात्रा ताल तो एक तरह से समझने के लिए या विद्यार्थियों को शुरू में बताने के लिए मात्रा ताल या ताल की नॉलेज होना, या हमसे कोई ताल हाथ से ताली खाली दिखा के कोई हमसे पूछ रहे हैं तो हम उसको बता सकते हैं, या समझने के लिए है। लेकिन जब हम बंदिश के साथ ताल का इस्तेमाल करेंगे तो हमने हाथ से ताली खाली ही दिखानी है, हमने उस पर मात्राएं ना दिखाएं तो ज्यादा बेहतर होता है। क्योंकि जब हम बंदिश की उसको बढ़ाएंगे, लय को बढ़ाएंगे, तो उस वक्त फिर हमको फिंगर से प्रॉब्लम होगी। जैसे धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा धा दिन दिन, तो ये कंफर्टेबल नहीं है। और यदि हम इससे भी और बढ़ा दे तो धा दिन दा धा दिन दिन दा धा दिन दा धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा धा, वी आर नॉट कंफर्टेबल कि हम इसमें गड़बड़ कर सकते हैं। इसीलिए विभाग ताल को बनाया गया कि हमने सिर्फ पहले, अब इस लय में देखिए विभाग ताल में कितने आसानी से गए, धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा, 1 2 3 4 धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा धा दिन दिन दा धा दिन दिन। ये देखिए ताली खाली बराबर चल रही। इसमें हम बंदिश में भी ताल को रखने में, हाथ से ताली खाली दिखाने में हम बहुत सहज होते हैं और हम कर पाते हैं उसको, ये हमारे लिए कर पाना आसान है। लेकिन जब बंदिश बहुत फास्ट जाती है, या हम वादन में आप देखिए जब झाला होता है तो झाला में जो है बहुत तेज तबले पर ताल बजती है, तो उस समय मात्रा ताल दिखाना बहुत मुश्किल है। और उस समय जो वादक होता है या आनंद जो श्रोतागण होते हैं वो भी हाथ से ताली ताली देख के उसका आनंद ले सकते हैं। तो ये बहुत एक महत्वपूर्ण जो है भाग है किसी भी ताल का। ताल जो है वो उसका महत्व, ये भी एक आज का जो विषय है, ताल का महत्व जीवन में बहुत बहुत है। ताल जो है, जैसे मैंने बोला, ताल आपको अनुशासन सिखाती, ताल आपको सीमा में रखने में, आपको रहने में आपको सहायक होती है। और जैसे कि विद्वानों ने, चाहे वो संगीत रत्नाकर हैं या भरत मुनि का नाट्यशास्त्र है या अन्य प्राचीन ग्रंथों में, सभी में ताल की जहाँ बात आती है तो वहाँ पे यही कहा गया कि गायन वादन और नृत्य जो है वो प्रतिष्ठित तो है, लेकिन जो है असीमित को सीमित करना, यानी कि जो चला जा रहा है उसको कहीं ना कहीं उसको एक लिमिट, एक अनुशासन प्रदान कर देना उसको, कि इसके बाहर आप नहीं जाओगे, इसी में आपने करना है जो कुछ करना है, ये ताल बताती है। अब ताल में ताल का जहाँ महत्व है, ताल जीवन के हमारे जो हम कहते हैं राग में हम इमोशंस को बता सकते हैं, भावों को बता सकते हैं, ताल के द्वारा भी भावों को बताया जा सकता है। ताल के द्वारा भी हम अपनी इमोशंस की अभिव्यक्ति कर सकते हैं। नहीं तो हम ये कहें कि मात्र एक गायक ही अपने इमोशंस को कर सकता है शब्दों के द्वारा, स्वरों के द्वारा, ताल की सहायता से, या एक वादक ही कर सकता है, ऐसा जो है इस तरीके से एक सीमा, एक लिमिट दे देना वो ठीक नहीं। तबला जो हम के अवरद्ध वाद्यों में भी, चाहे वो तबला हो, चाहे पखावज हो, मृदंग हो, इनमें भी जो तालों के द्वारा जो है भावों की अभिव्यक्ति बखूबी हो सकती है। हम यदि बहुत खुश हैं और हमने अपनी उस खुशी को इजहार करना है तो हम बहुत स्लो तो उसको नहीं करेंगे, हम उसको बहुत फास्ट, जैसे अब कहरवा बड़ी खूबसूरत ताल है, उसको हम देखिए कि कहरवा बज रही है, धागे ना तीना कदीना, धागे ना तीना कदीना, धागे ना तीना कदीना। आप देखिए इसमें आपको किस प्रकार ताल आपको बता रही कि आप खुश हैं, आप उत्साहित हैं, आप जो है एक आपके अंदर जोश है, आप बहुत जीवंत हैं, इस प्रकार का भाव इसमें आ रहा है कि आप उस आनंद को उठा रहे हैं। एक बहुत मनोहारी जो है एक स्थिति आपकी है। अब यदि हम इस पे थोड़ा सा हम किसी ताल को बिल्कुल कम उसमें ले लें, जैसे जप ताल बिल्कुल स्लो उसमें हम लेते हैं, धी ना धी धी ना ती ना धी धी ना धी। तो अब इस लय में तो क्या हम कहेंगे, ये इस प्रकार से जब ताल है, इसमें आपको ऐसा तो नहीं लगे कि आप बहुत ज्यादा खुश हैं, बहुत उछल रहे हैं, बहुत
मतलब आनंद से आपकी सीमा नहीं है, इतना हर्षोल्लास आपके, इसमें लग रहा है कुछ गंभीरता है, इसमें लग रहा है कुछ एक ठहराव है, एक अलग तरह का शांत वो है, और बहुत चंचलता नहीं है इसमें। तो स्वाभाविक है कि इस प्रकार से हम इसको इस दृष्टि से भी हम इसको देख सकते हैं। और यदि हम कहें कि एक कोई ताल, 3 ताल बज रही है, अब देखिए धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा। तो ताल भी अपने आप में ये ठीक है, मतलब इट इज नॉर्मल के ना, इसकी ना तो ये बहुत ज्यादा मचलने वाला है, ना ये बहुत गंभीर है, लेकिन ये सामान्य है। देखिए ताल भी तो खुद कहती है, ताल खुद बोलती है। अब झूमरा जैसी ताल में वो झूमरा कहा गया, तो झूमरा क्योंकि अभी आप लोग के सिलेबस में झूमरा ताल शायद आगे चलकर हो, या जो स्नातकोत्तर जो है उनके उसमें हो, तो झूमरा भी एक ताल है, आपको जानना चाहिए, जिसमें कि झूम कर जो है, ताल का झूम कर चलना जो है, उसको झूमरा बताता है। तो इस प्रकार से ताल जो है वो खुद कहती है, तभी तो उसमें प्रतिष्ठा जो प्राप्त करता है गायन वादन और नृत्य, क्योंकि ताल उसका एक अहम हिस्सा है। अब ताल के एक और मुख्य भाग को मैं आपको बताऊं, ताल में ये जो इमोशंस को बताने का जो एक भाव है, इसमें सबसे बड़ी भूमिका निभाता है वो है लय, यानी ताल की लय। अब प्रश्न उठता है लय क्या है? लय जो है ताल के उस साधारण तौर पर लोग कह देते कि स्पीड या टेम्पो पर, मैं यदि इसको ऐसे बताऊं कि ताल की जो विभिन्न मात्राएं हैं, उन मात्राओं में एक और दूसरी मात्रा के बीच का जो डिस्टेंस है, वही दूसरी और तीसरी, वही तीसरी और चौथी, वही चौथी और पांचवी के। तो ये जो बीच के डिस्टेंसेस हैं, दे आर इक्वल, ये बिल्कुल बराबर है, समय की सीमा इसमें बिल्कुल बराबर है। तो 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 जितनी भी मात्राएं ताल में, उसमें जो बराबर की जो डिस्टेंस है, जो वो जो एक चाल का कहें निर्धारित करता है, उस चाल को हम लय कहते हैं। तो लय जो है वो 3 प्रकार की है, द्रुत, मध्य और विलंबित। द्रुत मतलब फास्ट, जो थोड़ा फास्ट, द्रुत का अर्थ ये कि थोड़ा तेज, जैसे कि हम 3 ताल में द्रुत देखते हैं, धा दिन दिन दा 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 धा दिन दिन दा, द्रुत चल रही है। अब यदि हम इसको मध्य लय में देखें तो हम इसको और स्लो कर सकते हैं, धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता धा धिन धिन धा धा। ये हम इसकी स्पीड आप देखिए बीच की है, बहुत फास्ट भी नहीं है, बीच की। अब यदि इसको बहुत स्लो में करेंगे तो धा धिन धिन धा धा धिन धिन धा धा तिन तिन ता ता धिन धिन धा धा। तो आप देखिए इसमें जो गति है इसकी, ये काफी धीमी है। तो इस प्रकार से लय जो है उसमें विलंबित, मध्य और द्रुत लय, यदि 3 तरह की जो गतियां हैं, इसके आधार पर लय, इनको बोला गया विलंबित लय, मध्य लय और द्रुत लय। तो ये मैंने जैसे कहा कि इससे भी भावों की अभिव्यक्ति का पता चलता है कि भाव किस प्रकार से हैं। तो ताल का महत्व, ताल क्या है आपको आज समझ में आया। तालों का महत्व क्या है कि कहीं ना कहीं हमें एक सीमा, एक अनुशासन प्रदान करता है। अनुशासन जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और हमारे भावों की अभिव्यक्ति के लिए जो है ताल बहुत बड़ा जो है अपना रोल प्ले करते हैं। और ताल जो है वो गायन, वादन और नृत्य, इन तीनों ललित कलाओं को जो है एक सौंदर्य प्रदान करता है, एक तल प्रदान करता है, और एक प्रतिष्ठा प्रदान करता है जिस पर कि ये स्थापित होते हैं।
इसी के साथ आज का व्याख्यान हम यहीं पर संपन्न करते हैं। फिर अगले किसी और विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित होंगे। नमस्कार।